समृद्धि प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और देखते हैं समृद्धि आईएएस प्लेटफॉर्म से हम लोग आज मिट्टियों यानी मृदा को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग मिट्टी देखते हैं। जैसे मृदा, मृदा क्या है? तो मृदा जो है, मृदा भूमि की ऊपरी परत है। मृदा जो है वो भूमि की ऊपरी परत है। भूमि की ऊपरी परत है। ऊपरी परत क्या है बेटा? ये भूमि की ऊपरी परत है। लेकिन ये परत कैसी है? असंगठित है। ये परत कैसी है? असंगठित है। और ये परत पेड़ों को, वनस्पतियों को उगने में क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। मतलब मृदा क्या है? भूमि की ऊपरी असंगठित परत है जो वनस्पतियों और फसलों के उत्पादन में क्या होती है? सहायक होती है। जो वनस्पति और फसलों के उत्पादन में क्या होती है? सहायक होती है। यदि हम मृदा का बंटवारा करें तो दुनिया की हर चीज कितनी होती है? 100%। कितनी होती है? 100%। तो मिट्टी में यानी मृदा में इसमें से 25% जल पाया जा रहा है। इसमें 25% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। इसमें 25% वायु पाई जाती है। मृदा में 25% वायु। अब 25, 25, 50, 50 और बचे तो 45% इसमें खनिज पाए जाते हैं। 45% इसमें खनिज पाए जाते हैं और बचे 5%, तो 5% ह्यूमस पाया जाता है। ह्यूमस कहते हैं जीवांश पदार्थ को। तो मृदा क्या है? भूमि की ऊपरी असंगठित परत है जो वनस्पति और फसलों को जन्म देती है। वहीं यदि मृदा को 100% मान लिया जाए तो 100% में से 25% यह जल से बनी होती है। 25% ये मृदा क्या है? 25% यह वायु से बनी होती है। 25% इसमें जल होता है। 45% इसमें खनिज होता है और 5% इसमें ह्यूमस होता है। मृदा के प्रकार, मृदा कितने प्रकार की होती है? तो ICAR मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान बोर्ड के आधार पर मृदा को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक तो बृहद समूह वाली मृदा और एक लघु समूह वाली मृदा। फिर से मेरी बात को सुनना। भारतीय कृषि अनुसंधान बोर्ड के आधार पर मृदा को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है बृहद समूह वाली मृदा, यानी बृहद समूह वाली मृदा का मतलब है, बृहद का मतलब बड़े बड़े पैमाने पर पाई जाने वाली मिट्टियां, और लघु मतलब छोटा, यानी लघु पैमाने पर पाई जाने वाली मृदा। इसके बाद हम देख पाते हैं कि जो मृदा हमें दिखाई दे रही है, बृहद समूह वाली मृदा। बृहद का मतलब बड़े पैमाने पर। तो इसे भी 4 भागों में बांटा गया है बृहद समूह वाली मृदाओं को। तो एक है जलोढ़ मिट्टी, दूसरी है लाल पीली मृदा, तीसरी है काली मृदा और चतुर्थ है लैटराइट मृदा। इसके बाद हम देखते हैं लघु समूह वाली मृदा। लघु का मतलब होता है छोटा। लघु का मतलब क्या होता है? छोटा। लघु समूह वाली मृदा को हमने 4 भागों में बांटा। एक तो पर्वतीय मृदा, एक मरुस्थलीय मृदा और एक लवणीय या क्षारीय मृदा, पीट या दलदली मृदा। अब इन्हीं मिट्टियों को हम विस्तार पूर्वक पढ़ने की कोशिश करते हैं। जब हम देखते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं जलोढ़ मृदा। तो इसका पहला कॉन्सेप्ट आता है कि इसका विस्तार किसके द्वारा हुआ है, अर्थात जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा हुआ है। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा जो बाढ़ लाई जाती है, क्या काम होता है? नदियों की 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था में नदियां चट्टानी मार्गों से गुजरती हैं, पर्वतीय मार्गों से गुजरती हैं। जब ये नदियां पर्वतीय मार्गों से गुजरती हैं तो अपर्दन का कार्य करती हैं और अपर्दन में कंकड़ मिट्टी काट कर कहाँ लाती हैं? बाढ़ के साथ मैदानों तक लाती हैं और यह मैदानों में बिछा देती हैं, जिससे जलोढ़ मैदानों का निर्माण होता है। तो इसका मतलब है कि यह इनका विस्तार नदियों के द्वारा होता है। इनका विस्तार या इनका जन्म किसके द्वारा हुआ है? इनका जो जन्म है वो नदियों के द्वारा हुआ है। नदियों के द्वारा बहाकर
लाई गई मिट्टी से हुआ है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से हुआ है। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि इसका विस्तार है 43.4% पर। यह भारत का क्या है? सबसे बड़ा विशालतम मृदा वर्ग है। यह भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है, सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी है। सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? पाई जाने वाली मृदा है। इसके साथ इसका सर्वाधिक विस्तार उत्तर के विशाल मैदानों में है, उत्तर के विशाल मैदानों में। इसके बाद हम देखते हैं इसका विभाजन। इसके विभाजन की बात करते हैं तो जलोढ़ मिट्टी को हमने दो भागों में बांटा है, एक तो बांगर और एक खादर। जो बांगर मिट्टी है ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा गया। एक कम उपजाऊ होती है क्योंकि यहाँ पर हर साल बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। हमने कहा है कि जो निर्माण होता है वो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से होता है। अब जो नदियां हैं वो कम मिट्टी के कंकड़ों को बहा पाएंगी जब उनमें बाढ़ आएगी। क्या आएगी? बाढ़ आएगी। नदियां जो अपर्दन कार्य करती हैं वो कटाव कैसे कर पाएंगी? जब पानी की बारिश ज्यादा होगी तो कंकड़ मिट्टी का कटाव ज्यादा होगा, फिर इसी बाढ़ के साथ पानी कंकड़ मिट्टी कहाँ लाएगा? मैदानों में लाएगा और बिछा देगा। लेकिन जो हम बांगर मैदान देख पा रहे हैं, जो बांगर मैदान है ये क्या होता है? यहाँ एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी है और एक कम उपजाऊ होते हैं। आखिरकार इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ऊंची क्षेत्र पर पाई जाती है, इससे यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, और बाढ़ का पानी जब नहीं पहुंच पाता है तो नए कण, जो मिट्टी के नए कण होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो इस क्षेत्र में नहीं पहुंच पाते हैं, और नहीं पहुंचने से इसकी अपेक्षा है कम उपजाऊ होती है। इसका मतलब है यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, और पुरानी का मतलब है बूढ़ा, और बूढ़े इंसान में और एक युवक में आप जब अंतर देखोगे तो जो बूढ़ा इंसान होता है वो बड़ा शांत होता है। क्यों? क्योंकि अब उसकी उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, वो काम नहीं कर सकता। लेकिन एक नया लड़का है वो ज्यादा काम कर सकता है, और यानी ज्यादा उत्पादन कर सकता है, ज्यादा संपत्ति जोड़ सकता है, ज्यादा कार्य कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो अब उसी प्रकार से खादर मिट्टी है। यहाँ बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष पहुंचता है। बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष पहुंच रहा है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष पहुंचता है। प्रत्येक वर्ष यहाँ पर किसका पानी पहुंच रहा है बेटा? बाढ़ का यहाँ पर प्रत्येक वर्ष पानी पहुंचता है, और जब बाढ़ का प्रत्येक वर्ष पानी पहुंचता है तो मिट्टी के नए कण पहुंच जाते हैं। मिट्टी के जो नए कण हैं, पोषक तत्व हैं, नए कण हैं, वो पहुंच जाते हैं, और नए कणों से पहुंचने से जो मिट्टी है वो उस मिट्टी में उर्वरा क्षमता बढ़ जाती है, जिससे यहाँ पर फसलों का उत्पादन बढ़ जाता है। फसलों का उत्पादन क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। इसका मतलब है जो खादर है वो क्या है? नई है, क्योंकि नए कण पहुंच रहे हैं, और नए कण पहुंचने से एक क्या कहलाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी। क्या कहलाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। और नवीन जलोढ़ मिट्टी जो नई चीज होती है वो अधिक उपजाऊ होती है। यही कारण है कि जो खादर है वो बांगर की अपेक्षा अधिक उपजाऊ है। उसी प्रकार से अब हम आगे देखते हैं। इसमें आप लोग क्लिप ले सकते हो इसकी चाहो तो। अब हम देखते हैं इसमें कि जो विभाजन है खादर और बांगर। खादर जो होती है वो नदियों के किनारे होती है, और बांगर जो होती है वो नदियों से दूर अर्थात ऊंचे स्थानों पर होती है। इसके बाद हमने देखा कि इसका जो विस्तार है वो सर्वाधिक 43.4% पर है, और इसी के साथ यह भारत का सबसे विशालतम मृदा वर्ग है। और इसका विस्तार जो है उत्तर के विशाल मैदानों में है। इसका जो विस्तार है
वो उत्तर के विशाल मैदानों में है। इसका जो विस्तार है वो उत्तर के विशाल मैदानों में है। और जैसा कि हम बता चुके आपको कि मैदान जो होते हैं वो फूड फैक्ट्री कहलाते हैं। जो मैदान होते हैं वो फूड फैक्ट्री कहलाते हैं। फूड फैक्ट्री मैदान क्या होते हैं? फूड फैक्ट्री। यदि हम देखें जलोढ़ मृदा को, एलुवियल सोइल को, तो एलुवियल सोइल का विस्तार कहाँ कहाँ पाया जा रहा है? आप देख पा रहे हैं कि एलुवियल सोइल जो है आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये पीले भागों में, जितना पीला भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये पीले भाग में क्या है? एलुवियल सोइल है। ये पीले भाग में क्या है? एलुवियल सोइल है। ये असोम तक जाती है। इस साइड असोम से होते हुए, यहाँ से होते हुए, तटीय किनारों पर होते हुए, नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में और यहाँ तक पाई जा रही है। यहाँ पर गुजरात के क्षेत्रों में भी पाई जा रही है। तो ये कौन है? एलुवियल सोइल है, जो 43.4% भूभाग पर पाई जा रही है। 43.4% भूभाग पर पाई जा रही है। इसका मतलब है यहाँ पर कौन सी नदी गुजरती है? सिंधु। यहाँ पर कौन सी नदी गुजरती है? सिंधु। और यहाँ पर कौन सी नदी गुजरती है? ब्रह्मपुत्र। यहाँ पर कौन सी नदी आती है? ब्रह्मपुत्र है। तो मतलब सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच का जो मैदान है वो क्या है? जलोढ़ मैदान कहलाता है। सिंधु यहाँ से सिंधु है और यहाँ से जलोढ़ है। इसके बीच का मैदान ही क्या कहलाता है? जलोढ़ मैदान कहलाता है। इसके बीच का मैदान जो कहलाता है, जैसे एक साइड से सिंधु नदी गुजर रही है, एक साइड से क्या है? सिंधु है, और इसके एक साइड से ऐसे क्या आ रही है? ब्रह्मपुत्र आ रही है। ऐसे ब्रह्मपुत्र आ रही है। तो इसके जो बीच का भूभाग है भारत में, इसके जो बीच का भूभाग है वही जलोढ़ मैदान के नाम से जाना जाता है। फिर इस मैदान को चीरते हुए, इसी मैदान को चीरते हुए गंगा नदी निकलती है और ऐसे जाती है और इससे मिल जाती है, और फिर इसी से एक नदी जाती है जिसका यमुना। तो मतलब फिर गंगा में बहुत सारी नदियां हिमालय क्षेत्र से आती हैं और कुछ इस साइड से जाती हैं मिलने। तो मतलब कुल मिलाकर ये जो मैदान है ये नदियों के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया? नदियों के द्वारा, खासतौर से सिंधु और ब्रह्मपुत्र और गंगा के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? गंगा के द्वारा। तो जब हम देख पा रहे हैं कि मतलब इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका विभाजन खादर और बांगर में हो जाता है। इसमें तत्व, इसमें पोटास, इसमें जो पोटास है, पोटास की अधिकता होती है। इसमें पोटास की अधिकता होती है। वहीं इसमें नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस की कमी होती है। जहां ये जो चीज है पोटास, इसमें प्लस होती है और ये क्या होती है? इनमें माइनस होती है। इनमें इसका अभाव पाया जाता है, कमी पाई जाती है। यही कारण है कि जो किसान होते हैं वो अपने खेतों में सर्वाधिक नाइट्रोजन युक्त खाद्य पदार्थों का प्रयोग करते हैं। जो किसान होते हैं वो सर्वाधिक किस चीज की खपत करते हैं? जैसे मिट्टी, जैसे हम मृदा मान लेते हैं कि मृदा पेशेंट है,
मृदा क्या है? बीमार है। मृदा क्या है? बीमार है। हर इंसान बीमार होता है। जीवन का कोई भी व्यक्ति हो, मतलब इस पृथ्वी पर पाए जाने वाला कोई भी व्यक्ति हो, बीमार होता है। बीमार कब होता है? जब वो उसकी सामंजस्य क्षमता कमजोर हो जाती है। जैसे मान के चलो शरीर में जो भी तत्व पाए जा रहे हैं वो संतुलन में पाए जा रहे हैं, तब तक तो वो स्वस्थ है। जैसे ये संतुलन बिगड़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? बीमार। जैसे आपके शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है तो आयरन ऑक्साइड की कमी हो गई तो आप बीमार पड़ गए, तो आप क्या करोगे इस स्थिति में? आप ब्लड अपने शरीर में डलवाओगे। उसी प्रकार जो मिट्टी है वो भी 100% होती है। क्या होती है? 100%। मिट्टी में 25% जल होता है, 25% वायु होती है और 45% क्या होते हैं? खनिज होते हैं। मान के चलो 45% खनिज होते हैं और उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? पोटास होता है। लेकिन नाइट्रोजन वैसे ही कम होता है और नाइट्रोजन इसमें पहले से कम हो जाएगी तो मिट्टी क्या हो जाएगी? बीमार हो जाएगी और बीमार मिट्टी फसलों का उत्पादन नहीं कर पाएगी। यही कारण है कि किसान इस मिट्टी का उपचार करने के लिए सबसे ज्यादा नाइट्रोजनिक खाद्य पदार्थों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी फसलें होती हैं। तो जलोढ़ मिट्टी में गेहूं, चावल, गन्ना, आलू इत्यादि फसलों की पैदावार होती है। इसके बाद हम देख पाते हैं लाल पीली मृदा। यह इसका जो विस्तार है वो प्रायद्वीपीय भारत में, इसका जो विस्तार है वो लगभग प्रायद्वीपीय भारत में है। इसका जो विस्तार आपको दिखाई देगा वो प्रायद्वीपीय भारत में है और खासतौर से तमिलनाडु में। इसका क्या है? खासतौर से तमिलनाडु में इसका विस्तार अधिक है। तमिलनाडु में तो इसका विस्तार है ही, फिर इसके साथ साथ इसका आंध्र प्रदेश में भी है। आंध्र प्रदेश के साथ साथ इसका तेलंगाना में भी है। तेलंगाना के साथ साथ आप थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ ले सकते हैं, छत्तीसगढ़ में भी है। और इसका विस्तार आप पूर्वांचल की पहाड़ियों में भी है। पूर्वांचल की पहाड़ियां आप समझ सकते हो हम किसकी बात कर रहे हैं? पूर्वांचल की पहाड़ियां। यदि हम पूर्वांचल की पहाड़ियों में देखें तो पूर्वांचल की पहाड़ियों में पूर्वांचल की पहाड़ियां में कौन कौन आ जाता है? नागालैंड, मणिपुर ये इसी पहाड़ियों में बसे हुए हैं, और मिजोरम और एक और है अरुणाचल प्रदेश। इस मिट्टी का जो विस्तार आप देख पा रहे हो, वो सर्वाधिक प्रायद्वीपीय भारत में है। यदि स्टेट वाइज बात करें तो सर्वाधिक तमिलनाडु में है और साथ में और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पूर्वांचल की पहाड़ियां और पूर्वांचल की पहाड़ियों में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। जैसे पूर्वांचल की पहाड़ियां हम देख लेते हैं। जैसे हमने देखा पूर्वांचल की पहाड़ियां, जैसे ये है, ये देख लेते हैं। जैसे हमने देखा पूर्वांचल की पहाड़ियां, देखिए लाल मृदा आप देख सकते हो, प्रायद्वीपीय भारत में तो है ही। लाल मृदा कहां पर दिखाई दे रही है? यहाँ से देखिए आप, प्रायद्वीपीय भारत में तो है, साथ में ये पूर्वांचल में है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ नागालैंड है, यहाँ मणिपुर है और यहाँ पर मिजोरम है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह भारत का दूसरा विशालतम मृदा वर्ग है, जो लगभग यह भारत की 18.6% भूभाग पर फैली हुई है। यह मिट्टी भारत के कौन से 18.6% भूभाग पर फैली हुई है। इसके बाद इसके बाद हम देख पाते हैं कि इस मिट्टी का जो रंग है वो कैसा होता है। इस मिट्टी का जो रंग है वो लाल है। इस मिट्टी का जो रंग है वो लाल है और लाल होने के पीछे का कारण क्या है? लोअर ऑक्साइड की अधिकता होती है। इसमें लोअर ऑक्साइड पाया जाता है और इसी लोअर ऑक्साइड के कारण इसका जो रंग होता है वो लाल होता है। इसमें तत्व कौन कौन से होते हैं?
इसमें तत्व, सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें तत्व लोहे ऑक्साइड, इसमें कौन लोहे ऑक्साइड ज्यादा लोहा होता है, और एल्यूमिनियम, लोहा और एल्यूमिनियम इसमें ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ये प्लस होता है। लेकिन फिर से वही नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस में, जो ह्यूमस है उसकी इसमें कमी पाई जाती है, उसकी इसमें क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। यह निक्षालित मृदा का उदाहरण है, यह निक्षालित मृदा का उदाहरण है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग, तो आगे जब आएंगे तो हम लोग देखेंगे काली मृदा। काली मृदा का जो रंग होता है वो होता है टिटेनीफेरस धातु के कारण, टिटेनीफेरस धातु के कारण इसका क्या होता है, टिटेनीफेरस या टाइटेनियम धातु के कारण इसका रंग कैसा होता है, काला होता है। इस मिट्टी के अन्य नाम क्या है, इस मिट्टी का एक नाम है रेगुर, इस मिट्टी का नाम है रेगुर, दूसरा नाम है चर्नो, मतलब ट्रॉपिकल चर्नोजम, ट्रॉपिकल चर्नोजम, ये इसका अंतरराष्ट्रीय बिरादरी का नाम है। ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय बिरादरी का नाम है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका ये नाम है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे ट्रॉपिकल चर्नोजम के नाम से जाना जाता है। तीसरा नाम इसका क्या है, काली कपासी मिट्टी, क्योंकि इस मिट्टी में सर्वाधिक उत्पादन कपास का होता है, इस मिट्टी में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है, कपास का, इसी कारण इसको काली कपासी मिट्टी कहते हैं। इसे सावताह जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, सावताह जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, सावताह जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। इसके पीछे का एक कारण है कि मौसम के अकॉर्डिंग इसमें क्या होता है, गर्मियों में तेज धूप पड़ने के कारण, यानी तापमान ज्यादा होने के कारण, जो आपने देखा होगा काली मिट्टी है उसमें दरारें, लंबी लंबी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे गैस नलियां टूट जाती हैं, लंबी लंबी दरारें पड़ जाती हैं। और हमने देखा होगा कि जो गांव देहात में जो खेतों की जुताई करते हैं, वो जुताई क्यों करते हैं, ताकि मिट्टी की केस नलियां टूट जाए। और यहाँ भी जुताई किस लिए हो रही, मतलब यहाँ पर कैसी हो रही, गर्मी के कारण, यानी अपने आप जुताई हो रही, जोतने की जरूरत नहीं है इसे, क्योंकि गर्मियों में ऑटोमेटिक है, लंबी लंबी इसमें दरारें पड़ जाती हैं, इसी कारण इसको सावताह जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। इसमें क्या कहा जाता है, इसमें सावताह जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। इसका निर्माण ज्वालामुखी के फटने से, ज्वालामुखी जब फटता है तो लावा निकलता है, क्या निकलता है, लावा निकलता है। और जब ये लावा सूख जाता है, तो बैसाल्ट चट्टानों में बदल जाता है, बैसाल्ट चट्टानों में बदल जाता है। और बाद में ये बैसाल्ट चट्टानें टूटकर काली मिट्टी में बदल जाती है, काली मिट्टी में बदल जाती हैं। तो कभी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे कि इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, या तो ज्वालामुखी के कारण हुआ, या बैसाल्ट चट्टानों के टूटने के कारण हुआ, या फिर लावा के प्रवाह के कारण हुआ है। आप तीनों आंसर बोल सकते हो कि इस ज्वालामुखी का, मतलब इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है बेटा। तो इस मिट्टी का जो निर्माण आप देख पा रहे हो, या तो फिर वो ज्वालामुखी के फटने से हुआ है, और ज्वालामुखी के फटने से लावा निकलता है, तो लावा किससे हुआ, लावा के जमाव से हुआ है, या फिर लावा के सूखने से बैसाल्ट चट्टानें बनती हैं और बैसाल्ट चट्टानें कुढ़क कर टूट जाती हैं, और फिर जिससे किससे होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। या फिर दरारी उद्भेदन से, क्या होता है, दरारी उद्भेदन से। इसके पीछे का कारण क्या है, जब ज्वालामुखी फटता है तो जमीन में दरार पड़ जाती है, और जब तक दरार नहीं पड़ेगी तब तक लावा नहीं निकलेगा। यही कारण है कि इसे दरारी उद्भेदन से भी इसका निर्माण होता है।
अब इसमें देख लेते हैं इसमें कौन कौन से कण, इसके में महीन कण पाए जाते हैं। इस मिट्टी में क्या पाए जाते हैं? महीन कण पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। मेरा कहने का मतलब छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। और जब छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, इन्हीं छोटे कणों के कारण इसमें जल क्षमता धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है। यही कारण है कि जो जल धारण क्षमता है इसकी ज्यादा होती है। जल धारण क्षमता क्या होती है? जल धारण क्षमता अधिक होती है। जल धारण क्षमता कैसी होती है? प्लस होती है। प्लस का मतलब अधिक होती है। कारण क्या है कि आपने देखा होगा जब बड़े बड़े कण होते हैं तो पानी नीचे चला जाता है। पानी कहाँ चला जाता है? नीचे। जैसे हमने देखा होगा भाबर क्षेत्र में नदियां कैसी हो जाती है? आद्रस, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े बोल्डर पाए जाते हैं। जैसे तुमने और भी कहीं देखा होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में पानी रुकता नहीं है। क्यों पहाड़ी क्षेत्रों में पानी क्यों नहीं रुकता? क्योंकि वहां की मिट्टी में बड़े बड़े कण पाए जाते हैं जो पानी को रोकने की क्षमता उनकी कम नहीं होती है। जबकि इस मिट्टी में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जो बड़ी छोटे छोटे कण पाए जाने से भाई एक दूसरे से धंस जाते हैं, अच्छे से धंस जाने के कारण चिपक जाते हैं, जिसके कारण इनकी जल धारण जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। यही कारण है कि सबसे कम सिंचाई की आवश्यकता किसको होती है? काली मिट्टी को। काली मिट्टी में एक पानी लगाने से, एक बार सिंचाई करने से गेहूं का आप उत्पादन कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि इस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें होती हैं। तो जैसा कि हम बता चुके हैं इसमें कपास का उत्पादन तो हो ही रहा है। इसमें कपास के उत्पादन के साथ साथ गेहूं, चावल और कई मोटे अनाजों का उत्पादन कर सकते हो। इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? इसमें लोहा, चूना, पोटास और पाया जाता है, प्लस होते हैं। जबकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस अर्थात जीवांश पदार्थों का अभाव पाया जाता है। अब इसमें एक बात और है कि इस मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ पर है। इस मिट्टी के विस्तार की बात जब यदि हम करेंगे, इस मिट्टी का जो विस्तार है वो देख रहे हैं हम लोग कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है इस मिट्टी का विस्तार। इस मिट्टी का जो विस्तार है, इस मिट्टी का जो विस्तार है वो हम देख पाते हैं। इस मिट्टी का जो विस्तार है, इस मिट्टी का जो विस्तार है वो है महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। अब इस बात को समझने की कोशिश करना, इन तीन राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है। जब काली मिट्टी यहाँ पाई जाएगी तो कपास भी यहीं पर पाया जाएगा। और कपास क्या है? कच्चा माल। और कपास जहाँ होगा वहां पर क्या होंगे? औद्योगिक इकाइयां होंगी। क्या होंगी? औद्योगिक इकाइयां होंगी। और औद्योगिक इकाइयां इसका प्रोटेक्शन करेंगी, क्या बनाएंगी? कपड़ा बनाएंगी। तो सबसे ज्यादा जो कपड़ा उद्योग की मिलें हैं वो महाराष्ट्र और गुजरात और मध्य प्रदेश की पीथमपुर साइड मिलेंगे। यही कारण है कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं, क्योंकि वहां पर कपास पाया जाता है। जैसे अब हम अपने बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड को कपड़ों की राजधानी नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कपास का उत्पादन नहीं होता है। देखो, तो उद्योगों को लगाने में उसकी भूगोल का भी हाथ होता है। यदि आप किस क्षेत्र में आगे हो, कहीं ना कहीं आपकी भूगोल का हाथ है उसमें। यदि आपकी भूगोल में समृद्ध संसाधन पाए जा रहे हैं तो आपका जीवन भी समृद्ध होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। इस मिट्टी के बाद देखते हैं हम लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी का जो रंग होता है वो लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है। और लाल किसके कारण होता है? लोहे ऑक्साइड के कारण, क्योंकि इसमें भी क्या पाया जा रहा है? लोहे ऑक्साइड पाया जाता है। इसके बाद इसमें जो फसल है, लैटराइट मिट्टी में सबसे अच्छी फसल होती है चाय की। चाय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है कौन सी? लैटराइट। इसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो सफेद लैटराइट मिट्टी और एक लाल लैटराइट मिट्टी। समझ रहे? सफेद लैटराइट मिट्टी का रंग सफेद क्यों होता है? कैलोइन के कारण। किसके कारण होता है? कैलोइन एक धातु है जिसकी मौजूदगी से इस सफेद लैटराइट मिट्टी का रंग सफेद होता है। अब इसके बाद लैटराइट मिट्टी की ईंट बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? ईंट। क्या बनाई जाती है? ईंट बनाई जाती है। और ईंट से क्या बनाए जाते हैं? मकान बनाए जाते हैं। यदि यह मिट्टी सूख जाए तो यह ईंट की तरह कठोर हो जाती है, और यदि इसमें पानी लग जाए तो यह दही की तरह लिपलिपी हो जाती है।
और इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल में पाया जा रहा है। यदि इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार देखें तो इस मिट्टी का जो विस्तार है वो सर्वाधिक केरल में है। इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में? केरल में है। इसके बाद मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार खास तौर से राजस्थान में है। भारत के संदर्भ में खास तौर से राजस्थान में है। इसके अन्य नाम की बात करें तो इसे रेगिस्तानी मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगिस्तानी वाली मिट्टी भी कहते हैं, रेगिस्तानी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि मरुस्थल का दूसरा नाम क्या है? रेगिस्तान है। इसमें फसल क्या होती है? इसमें फसलें मोटे अनाज की फसलें होती हैं। क्या होती हैं? मोटे अनाजों का प्रोडक्ट, मोटे अनाजों का उत्पादन किया जा सकता है, जैसे बाजरा। बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन, इस बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन है वो राजस्थान में होता है। यहाँ पर जो वनस्पति होती है, कभी आपसे पूछा जाए कि पेड़ों की जड़ें लंबी होती हैं या वनस्पति की जड़ें लंबी होती हैं, तो प्यारे बच्चों याद रखना कि जो पेड़ होते हैं वो पानी की जगह पनपते हैं, जहाँ पानी होता है। जैसे आप पढ़ रहे हो, आपको पढ़ाई आपके घर से 2 कदम दूर अच्छी कोचिंग मिल जाएगी, तो फिर आप 10 किलोमीटर क्यों जाओगे? मान के चलो दुनिया की टॉप कोचिंग आपको 2 कदम पर मिल रही है, तो आप 10 किमी तो दूर जाओगे नहीं, है ना? उसी प्रकार से क्या है? वनस्पति, उसी प्रकार से पेड़ है। पेड़ ऐसा नहीं कि पेड़ों की जड़ें अंदर तक नहीं जा सकती, लेकिन पेड़ों की जड़ें कब तक जाती हैं? जब तक उनको पानी की तलाश रहती है, और जैसे उनको पानी मिल जाता है तो पानी से क्या होती हैं? वो रुक जाती हैं। यही कारण है कि पेड़ की जड़ें ज्यादा लंबाई नहीं होती है। लेकिन वनस्पति जो पाई जा रही है, जैसे मरुस्थल में जो वनस्पति पाई जाती है, जैसे बहुत सारी वनस्पति पाई जाती हैं छोटी छोटी, तो उन वनस्पतियों की जड़ें जो हैं वो पानी की तलाश में काफी गहरी चली जाती है। जैसे कैक्टस, इनकी जड़ें क्या होती हैं? पानी की तलाश में, क्योंकि मरुस्थल में आसानी से पानी तो प्राप्त होता नहीं, क्योंकि मरुस्थल में 15 से 20 सेंटीमीटर के बीच मध्य बारिश होती है औसतन, और यहाँ पर गर्मी कड़ाके की पड़ती है। और जब गर्मी कड़ाके की पड़ती है और बरसात नहीं होती है, तो इन दोनों के मिलने से रेत का निर्माण होता है। और जब रेत का निर्माण होता है, और ऐसी रेत में अपने आप को बनाए रखने के लिए इनको पानी की आवश्यकता होती है, और पानी जब तक नहीं मिलता जब तक बेटा इनकी जड़ें अंदर तक जाती हैं। यही कारण है कि जो वनस्पतियों की जड़ें हैं, जो झाड़ियों की जड़ें हैं, वो इसकी अपेक्षा ज्यादा लंबी होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं लवणीय या क्षारीय मृदा। तो जो लवणीय क्षारीय मृदा है, इसका निर्माण भी सबसे ज्यादा जो है वो गुजरात वगैरह में है, गुजरात। और लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा उतनी आपके पेपर में नहीं आती है जितनी की आपकी आगे वाली मिट्टियां आती हैं। इसके बाद हम देखते हैं पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा का अन्य नाम है वनीय मृदा, इसको वन मृदा भी कहते हैं, वनीय मृदा। और इसके बाद पर्वतीय मृदा का वनीय मृदा है, और ये जो है नवीन मृदा है, एक प्रकार की नवीन मृदा है, क्योंकि अभी बन नहीं पाई मृदा पूरी तरीके से, बनने की प्रोग्रेस में है, ये बन रही है। क्या है? ये बनने की प्रोग्रेस में है। पर्वतीय मृदा में ह्यूमस की अधिकता होती है। अब यहाँ पर ह्यूमस पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। देखो वनीय मृदा, वन, देखो बेटा एक कॉन्सेप्ट है, जहां वन होते हैं समझ रहे, वहीं ऊंचे ऊंचे पठार होते हैं, और वहीं से क्या निकलती है? नदियां मिलती हैं। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। तो यही कारण है कि इसमें क्या पाया जा रहा है? ह्यूमस ज्यादा पाया जा रहा है। पर्वतीय फसलों में, यानी इनमें पर्वतीय मृदा में नाशपाती और सेब जैसी आप फसलों का उत्पादन कर सकते हो। इसके बाद आती है पीट व दलदली विस्तार। पीट मिट्टी का निर्माण ह्यूमस के जमाव से होता है। किसके जमाव से होता है? ह्यूमस के जमाव से होता है। और आप देख सकते हो किसके जमाव से होता है? ह्यूमस के जमाव से होता है। धन्यवाद मित्रों, इसके साथ हम लोग अगले उसमें मिलेंगे। अगले एपिसोड में जो अगला मतलब हमारा नदियों का टॉपिक होगा, तो उस नदियों में आगे मिलते हैं।